प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 6 उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। जो शब्दांश शब्दों के शुरुआत में यानी कि आरंभ में लगते हैं और आरंभ में लगने के बाद जब उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय ऐसे ही जैसे उपसर्ग होते हैं जो शब्दांश शब्द के बाद में जुड़कर अर्थ में उसके शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। समास जो है किसी बात को या किसी चीज को हम संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहना है ना, मतलब किसी चीज को हम ज्यादा डिटेल में या ज्यादा विवरणात्मक तरीके से ना कह के जो है उसको संक्षिप्त रूप से यानी कि उसको थोड़ा छोटा करके अपनी बात को कहना समास कहलाता है। आइए विस्तार से जाने अब हम इस बारे में। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। उप का अर्थ होता है पास तथा सर्ग का अर्थ है रचना या सृष्टि करना। मूल शब्द के आरंभ में उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है, जैसे आहार और अभिनेता। हार शब्द के आरंभ में आ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द आहार की रचना की गई है। इसी प्रकार नेता शब्द में अभि उपसर्ग जोड़कर नए शब्द अभिनेता की रचना की गई है। इन नए शब्दों का अर्थ मूल शब्दों हार तथा नेता में पृथक है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं। उपसर्ग के भेद: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग देखिए, ये उपसर्ग है और ये उनके अर्थ हैं। जैसे आओ, नीचे, बुराही, अभी, चारों ओर, सामने, ठीक है, अन, नहीं, अभाव, अ, नहीं, अभाव, अति, अधिक, आ तक लेकर, अनु, पीछे, अप, बुरा, हीन, अपूर्ण, उप, छोटा, पास, उत, ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ, दुस, दुष्कर्म, कठिन, दुर, बुरा, कठिन, नी, नीचे, निषेध, भले भांति, निस, नहीं, बिना, निर, बाहर, बिना, प्र, अधिक, आगे, प्रति, हरेक, उल्टा, परा, उल्टा, पीछे, परि, आसपास, चारों ओर, वि, विशेष, अलग, उल्टा, सम, अच्छा, पूर्ण, स, साथ, सहित, सु, अच्छा। ये बाकी जो इनके उदाहरण हैं ये आपको स्वयं पढ़ने हैं, ठीक है। अब आते हैं हिंदी के उपसर्ग। अभाव, निषेध, अन, कमी, निषेध, अध, आधा, उन, एक, कम, जैसे 19, 29, औ, हीन, निषेध, कफु, बुरा, स, सु, सात, अच्छा, दु, बुराहीन, नी, बिना, निषेध, चौ, चार, पर, पराया, बिल, बिना, निषेध। उर्दू फारसी के उपसर्ग: ब, साथ, अनुसार, बद, बुरा, बाग, साथ, बे, बिना, कम, थोड़ा, खुश, अच्छा, गैर, अलग, दर, में, हर, प्रत्येक, हम, साथ, ला, बिना, ना, नहीं, सर, मुख्य। उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय: अंतः, अंतर, अंदर, अधः, नीचे, तिरस, निषेध, पुनर्, फिर, चिर, बहुत, पुरा, प्राचीन, पुरस, सामने, आगे, सह, साथ, स्व, अपना, सम, समान, न, नहीं, अभाव, कु, बुरा। अब आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे सब, नीचे, अधीन, जैसे सब कमेटी, सब असिस्टेंट, असिस्टेंट, सहायक, वाइस, सहायक, डिप्टी, उप सहायक, जनरल, प्रधान, चीफ, प्रधान, मुख्य, हेड, प्रधान, मुख्य, ठीक है। चलिए अब जानते हैं प्रत्यय के बारे में। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जलज, जल, पानी, जो, जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पंकज, पंख, कीचड़, जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। जल और पंख में ज प्रत्यय लगने से शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्दांश जो है वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब बात आती है कि प्रत्येक उदाहरण। बुराई, देखो अन्य और भी उदाहरण हो सकते हैं, बुराई, लड़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, पहलवान, गाड़ीवान, कोचवान आदि। अनेक ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं जिससे इनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है।
इस प्रकार प्रत्यय के भेद हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जैसे लड़ जमा आई लड़ाई, हंस जमा ई हंसी। धातु प्रत्यय, धातु प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और भाववाचक। ठीक है, सबसे पहले कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाले का ज्ञान कराते हैं वे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आकू पढ़ाकू लड़ाकू, पाठक धावक, आओ लड़ाऊ भिड़ाऊ, आंख चालाक तैराक, आका लड़ाका धमाका, अक्कड़ भुलक्कड़ घुमक्कड़, रखवाला पढ़ने वाला, पालनहार होनहार, इयल सड़ियल मरियल, इया घटिया रसिया, ऊ खाऊ चालू, एया गैया पढ़ैया। ठीक है, फिर आता है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द बनाते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ओना खिलौना बिछोना, हुआ पढ़ा हुआ सुना हुआ, पढ़ी हुई सुनी हुई। ठीक है, गाना खाना नाचना रोना, ओढ़नी सूंघनी ढोंकनी। फिर आता है करणवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर करणवाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गाना बेलना, रेती खेती, बंधन झाड़न, सूंघनी चटनी। ठीक है, घेरा ठेला, झाड़ू आदि। भाववाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आवा दिखावा भुलावा, लिखावट सजावट, चिल्लाहट घबराहट, पढ़ाई लड़ाई, भिड़ंत गड़न ई, हंसी बोली, अन चलन गमन, मनोती फिरौती, मिलापा पुजापा, बढ़ती घटती, विकास प्यास। अब आता है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक विशेषण संज्ञा या विशेषण क्रिया शब्दों की रचना करते हैं वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अनिय निंदनीय, हंसा देखा, कमेरा लुटेरा। ठीक है, आकर जाकर, खाया पिया, खाऊ टिकाऊ, कृपालु दयालु। तद्धित प्रत्यय। मानव जमा ता, मानवता। लघु जमा ता, लघुता विशेषण प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम विशेषण अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तद्धित प्रत्यय या तद्धितांत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, स्त्रीलिंगवाचक, भाववाचक, लघुतावाचक, गुणवाचक और बहुवचनवाचक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाचक की। कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बलवान धनवान, गाड़ीवान, सुखी दुखी, शास्त्री, सपेरा चित्तेरा, अंधेरा, रसोईया दुखिया, पाठक वाचक, कहानीकार कथाकार, फल वाला सब्जी वाला। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दिखावट लिखावट, अपनापन बचपन, बुराई भलाई चतुराई, मिठास खटास, कड़वाहट गर्माहट, बुढ़ापा पुजापा, प्रभुता लघुता, खेती सर्दी। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दैनिक मौलिक नैतिक, ननिहाल ददिहाल, मोसेरा चचेरा, ससुराल और पंजाबी बंगाली। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, लघु वस्तु का बोध, लघु मतलब छोटी, लघु वस्तु का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे री छतरी कोठरी, डोरी पहाड़ी, लंगोटी चिमटी, सपोला खटोला, डिबिया लुटिया और टुकड़ी पंखड़ी। गणनावाचक यानी क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। गणना अथवा क्रम का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इकहरा दूहरा, 10वां 32वां, दूसरा तीसरा छठा। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। पंडिताऊ उपजाऊ,
मोटू बाजारू, भूखा प्यासा, चमकीला बर्फीला, क्रोधी लोभी, रूपवती गुणवती, श्रीमत बलवती बुद्धिमती, कसैला विशैला, लाडला, ठीक है। अगला जल में दयालु है। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग सूचक शब्दों का बोध कराते हैं, जैसे धोबिन मालिन, जेठानी सेठानी, ललाइन पंडिताइन, चुहिया बुढ़िया, नायिका गायिका, मोरनी शेरनी, छात्रा शिष्या। बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। बहुवचन का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय बहुवचन तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे मालाएं छात्राएं, लड़के पत्ते, बेटियां मक्खियां, गुड़िया बुढ़िया, ठीक है। उर्दू के प्रमुख तद्धित प्रत्यय शेखीबाज, पतंगबाज, शर्मनाक, खतरनाक, सालाना, रोजाना, रोशनदान, पानदान, जानदार, ईमानदार, मच्छरदानी, चूहादानी, इंसानियत, हैवानियत, दवाखाना, शराब खाना, बाजीगर, सौदागर, दादागिरी, नेतागिरी। एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग प्रत्यय लगाकर बनाए गए शब्द खिलाड़ी, खिलौना, जय, पराजय, अजय, उपयोग, सदुपयोग, उपयोगी, लिखाई, लेखक, चतुर, चतुराई, चतुरता, हंसी, हसमुख, अधर्म, धार्मिक, स्वार्थ, आर्थिक। अब उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे होता है? अनुकरणीय, ठीक है, स्वल्पता, अपमानित, स्वावलंबी, बेशर्मी और परिपूर्णता, ठीक है। तो ये हुआ प्रत्यय। अब आगे चलते हैं, समास के बारे में जानते हैं। समास क्या होता है? कंपाउंड। चलिए, दादी कविता तुम विद्यालय, दादी पूछती है कि कविता तुम विद्यालय से कब आई? कविता अभी आई। दादी क्या बना रही हो? तो दादी कहती है कि दही बड़ा बना रही। कविता वाह मजा आ गया दादी, आज शिक्षिका ने बताया कि पृथ्वी को बुखार आ गया है। दादी उन्होंने सही कहा, प्रतिवर्ष पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। कविता क्या हम प्रदूषण कम करके पृथ्वी का तापमान बढ़ने से रोक सकते हैं? दादी बेशक, लेकिन ये काम रातों रात नहीं हो सकता। कविता हमें क्या करना होगा? दादी हमें यथाशक्ति प्रयास करना होगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, वाहनों और कारखानों का जो है प्रदूषण कम करना होगा, तभी हम पृथ्वी को रोग मुक्त कर पाए। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इस संवाद में से जो रंगीन शब्द समूह को संक्षिप्त करके बने हैं इनका विग्रह करके लिखिए, ठीक है। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, दही से बना बड़ा है, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, बेशक, बिना शक के, रातों रात, रात ही रात, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से विग्रह करके आप लिखिए। बच्चों ऊपर आपने दो तरह के शब्दों अथवा शब्द समूह को पढ़ा तथा ये पाया कि दोनों की प्रस्तुति एक दूसरे से भिन्न। ये एक दूसरे से भिन्न क्यों है? इन शब्द समूहों को क्या कहते हैं? प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत हम यही सब जानें। बच्चों इस प्रकार के शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इससे भाषा में सौंदर्य आता है। समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इसमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच के परसर्ग चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, यहाँ का परसर्ग का लोप हो गया है। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की ये प्रक्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलती जुलती है। वहां भी अनेक शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। समास में समासपद तथा समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता। समासपद विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द समासपद अथवा सामासिक पद कहलाता है। समास विग्रह सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति एक समासपद अथवा सामासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा राष्ट्र का पति। समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययभाव, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि पूर्व पद गौण होता है। समासपद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजा का अभिषेक, राज्याभिषेक। तत्पुरुष समास की रचना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस समास में शब्द समूहों के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों परसर्गों का प्रयोग होता है।
तत्पुरुष समास की रचना दो तरह से हो सकती है, जैसे संज्ञा जमा विशेषण तथा संज्ञा जमा क्रिया। इस समास का यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद संज्ञा अथवा विशेषण भी हो सकता है, जैसे दानवीर राष्ट्रपति, दान जमा वीर दानवीर, राष्ट्र जमा पति राष्ट्रपति। इस समास में यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद क्रिया भी हो सकती है, जैसे देश निकाला परलोक गमन, देश निकाला और परलोक गमन। तत्पुरुष समास के भेद। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक का परसर को होता है। इस समास में समस्पद बनाते समय को परसर लुप्त हो जाता है, जैसे ग्रामगत ग्राम को गया हुआ, वनगमन वन को गया हुआ। करण तत्पुरुष, करण कारक का परसर्ग से तथा के द्वारा होता है। इस समास में इन परसर्गों का लोप हो जाता है, जैसे शोकाकुल शोक से आकुल, ईश्वर प्रदत्त ईश्वर द्वारा प्रदत्त। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक का परसर्ग के लिए किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। इस समास में के लिए परसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, गौशाला गाय के लिए शाला। अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक का तत्व का परसर्ग से अलग होने, तुलना करने, डरने, लजाने के लिए होता है। इस समास में से परसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक के परसर्ग का के की आदि होते हैं। इस समास की रचना के दौरान ये परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, देश प्रेमी, देश का प्रेमी। अधिकरण तत्केश, अधिकरण कारक के परसर्ग में पर होते हैं। इस समास की रचना के समय इन परसर्गों का लोप हो जाता है, जैसे सिर दर्द, सिर में दर्द, कला निपुण, कला में निपुण। कर्मधारय समास, इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे महात्मा महान है जो आत्मा, चंद्रमुख चंद्र के समान मुख। द्विगु समास, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, जैसे त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, त्रिशूल 3 शूलों का समूह। अव्ययभाव समास, जिस समय समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, जैसे यथामति मति के अनुसार, बेमन बिना मन के। अव्ययभाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है। इसके साथ ही मूल शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जा सकते हैं। बहुव्रीहि समास, इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं, जैसे षडानन यानी कि 6 है आनंद जिसके कार्तिकेय। फिर आता है द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, लव कुश, लव और कुश। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ उपसर्ग प्रत्यय और समास, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।